स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 31 मई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि तबाही वाला मौसम, बिहार के 15 जिलों में भयंकर आंधी तूफान का अलर्ट। दरअसल बात है कि बिहार में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है और कई इलाकों में स्थिति गंभीर होती दिख रही है। बिहार के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान तेज बारिश और फिर आंधी तूफान का असर देखने को मिला है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए कई जिलों में सतर्कता और फिर अलर्ट जारी कर दिया है। 15 जिलों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, सारण, गोपालगंज, गया, सिवान, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, नवादा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में भारी बारिश के साथ तेज आंधी चलने की संभावना जताई है। इन क्षेत्रों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। बिहार में 1 जून से सफर होगा महंगा, सरकारी बसों का किराया 15% तक बढ़ा। यह दरअसल बात है कि बिहार में 1 जून से बस यात्रियों को बड़ा झटका लगने वाला है। बिहार सरकार ने सरकारी बसों के किराए में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यात्रियों को अब पहले की तुलना में ज्यादा किराया देना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार अलग अलग रूट और फिर दूरी के हिसाब से किराए में लगभग 10 से 15% तक की वृद्धि की गई है। परिवहन विभाग का कहना है कि बढ़ती लागत और फिर संचालन खर्च को देखते हुए फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि डीजल की कीमत, वाहन मेंटेनेंस, कर्मचारियों के खर्च और फिर अन्य परिचालन लागत लगातार बढ़ रही थी। इसी वजह से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने किराया संशोधन का प्रस्ताव दिया था, जिसे अब लागू किया जा रहा है। नई दरों का असर बिहार के अंदर चलने वाली कई सरकारी बस सेवाओं पर भी पड़ेगा और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को इसका सबसे बड़ा प्रभाव महसूस होगा। वहीं पर आम यात्रियों के बीच इस फैसले को लेकर के मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि पहले से बढ़ती महंगाई के बीच किराया बढ़ना आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल देगा, जबकि विभाग का दावा है कि राजस्व से बस सेवाओं की गुणवत्ता और फिर सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। बिहार में हादसों पर लगेगी लगाम, सरकार ने लागू की नई रोड सेफ्टी पॉलिसी। हर सड़क पर लगेंगे साइनेज और गाइड पोस्ट। दरअसल बात है कि बिहार में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को कम करने के लिए सरकार ने नई रोड सेफ्टी पॉलिसी पर काम तेज कर दिया है। इसके तहत बिहार की सड़कों पर बड़े स्तर पर साइनेज, गाइड पोस्ट, रिफ्लेक्टिव मार्कर, जेब्रा क्रॉसिंग और फिर स्पीड कंट्रोल से जुड़े सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि ग्रामीण और फिर शहरी दोनों इलाकों में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। जानकारी के अनुसार स्कूल, अस्पताल, बाजार और फिर सड़क दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा संकेत लगाए जाएंगे। कई जिलों में हजारों जेब्रा क्रॉसिंग पहले ही बनाई जा चुकी है और संवेदनशील इलाकों में रंबल स्ट्रिप तथा स्पीड कंट्रोल उपाय भी लागू किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे पैदल यात्रियों और फिर वाहन चालकों दोनों को सुरक्षा बेहतर होगी तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। 5 जून को सभी ग्राम पंचायतों में होगी विशेष बैठक, पंचायती राज विभाग ने जारी किए कई कड़े निर्देश। जाने क्या है पूरा मामला। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने बिहार की सभी ग्राम पंचायतों में 5 जून को विशेष ग्राम सभा आयोजित करने का फैसला लिया है। इसको लेकर के पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों और फिर पंचायत प्रतिनिधियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं की समीक्षा, जन समस्याओं पर चर्चा और फिर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन करना है। विभाग ने साफ कहा है कि बैठक में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जानकारी के अनुसार ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र की सड़क, नाली, पेयजल, आवास, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, मनरेगा और फिर अन्य विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही आगामी योजनाओं के लिए प्रस्ताव भी तैयार किए जाएंगे। विभाग ने अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि बैठक की कार्यवाही पूरी पारदर्शिता के साथ दर्ज की जाए और फिर ये तय एजेंडा के अनुसार ही चर्चा हो। बिहार में मठ मंदिरों की जमीन हड़पने वाले सावधान, सम्राट सरकार बनाएगी स्पेशल सेल, संपत्ति होगी डिजिटल। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने मठ, मंदिर और फिर अन्य धार्मिक संस्थानों की जमीनों को सुरक्षित रखने के लिए बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अब ऐसी संपत्तियों की निगरानी और फिर सुरक्षा के लिए एक विशेष सेल बनाने की तैयारी में है। सरकार का कहना है कि राज्य में कई जगहों पर धार्मिक संस्थानों की जमीन पर अवैध कब्जे, फर्जी दस्तावेज और गलत तरीके से खरीद बिक्री की शिकायतें लगातार सामने आती रही है, जिसके बाद ये सख्त फैसला लिया गया है।
जानकारी के अनुसार अब मठों और फिर मंदिरों की जमीनों का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल किया जाएगा। सरकार इन संपत्तियों का ऑनलाइन डेटा तैयार करेगी, जिससे जमीन का वास्तविक विवरण, क्षेत्रफल और स्वामित्व संबंधित जानकारी सुरक्षित रहेगी। इससे अवैध कब्जे, फर्जी रजिस्ट्री और रिकॉर्ड में गड़बड़ी जैसी समस्याओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही जिलों में धार्मिक संपत्तियों का विस्तृत ब्यौरा भी मांगा जा रहा है। सरकार का मानना है कि डिजिटल रिकॉर्ड और फिर स्पेशल सेल की मदद से वर्षों से लंबित कई विवादों का समाधान आसान होगा। राजस्व विभाग ने संकेत दिए हैं कि अवैध कब्जा करने वालों और फिर फर्जी तरीके से जमीन हड़पने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के बाद प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई है। अब खुलेगी निजी स्कूलों की पोल। जुलाई में बिहार के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों की होगी बड़ी जांच। दरअसल बात है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सरकार अब एक बड़े अभियान की तैयारी में है। जुलाई महीने से बिहार के सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की व्यापक जांच शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए विशेष टीमों का गठन करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। जैसे सरकार का कहना है कि कई स्कूल नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और लगातार फीस, आधारभूत सुविधाओं तथा मान्यता से जुड़ी शिकायतें सामने आ रही थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। जानकारी के अनुसार जांच के दौरान स्कूलों की मान्यता, शिक्षकों की योग्यता, छात्र संख्या, भवन की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था, शौचालय, पेयजल और फिर RTE नियमों के पालन की जांच की जाएगी। विभाग ये भी देखेगा कि कहीं स्कूल बिना जरूरी दस्तावेज या फिर नियमों के खिलाफ तो संचालित नहीं हो रहे हैं। अगर किसी स्कूल में गंभीर अनियमितताएं पाई गई तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। राबड़ी देवी को सीएम सम्राट चौधरी की आखिरी वार्निंग, 15 दिन में आवास खाली करने का आदेश। जी हां, दरअसल बातें हैं कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और फिर राज्य सरकार के बीच 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को लेकर के विवाद और तेज हो गया है। जिला प्रशासन और फिर भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को एक बार फिर से नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर आवास खाली करने का निर्देश दिया है। सरकार की ओर से इसे अंतिम मौका बताया जा रहा है। यह बंगला अब बिहार सरकार के मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया जा चुका है, जिसके बाद इसे खाली कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। हालांकि राबड़ी देवी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वे आवास खाली नहीं करेंगी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती है तो फिर फोर्स बुलाकर के बंगला खाली करा सकती है, लेकिन वे खुद से यहां से नहीं जाएंगी। राबड़ी देवी का ये बयान सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। सरकार का कहना है कि राबड़ी देवी को पहले ही 39 हार्डिंग रोड स्थित नया सरकारी आवास आवंटित किया जा चुका है, लेकिन अब तक उन्होंने वहां पर शिफ्ट नहीं किया है। दूसरी ओर RJD इस पूरे मामले को राजनीतिक दबाव की कार्रवाई बता रही है। जब बंगला खाली कराने को लेकर के प्रशासनिक गतिविधियां भी बढ़ गई है और पुलिस प्रशासन की टीम आवास पहुंच करके बातचीत कर चुकी है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि अगले 15 दिनों में ये विवाद किस दिशा में जाता है। LPG सिलेंडर को लेकर के 5 बड़ी खबर 1 जून से देश भर में लागू। दरअसल बात है कि 1 जून से LPG गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। सबसे बड़ी चर्चा गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर के है। तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG के दामों की समीक्षा करती है और इस बार भी घरेलू और फिर कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और सप्लाई चेन की स्थिति को देखते हुए लोगों की नज़र नई कीमतों पर टिकी हुई है। दूसरा बड़ा बदलाव LPG और PNG कनेक्शन से जुड़ा है। नई व्यवस्था के तहत जिन घरों में PNG यानी कि पाइप गैस कनेक्शन उपलब्ध है, वहां पर LPG कनेक्शन को लेकर के नियम सख्त किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार PNG कनेक्शन लेने के बाद निर्धारित समय में LPG कनेक्शन सरेंडर करना पड़ सकता है। सरकार और फिर तेल कंपनियां दोनों सिस्टम के डेटा को जोड़ करके निगरानी बढ़ा रही है ताकि घरेलू गैस के दुरुपयोग और फिर कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। वहीं पर तीसरा बड़ा बदलाव गैस सिलेंडर बुकिंग नियमों से जुड़ा है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि शहरी और फिर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रिफिल बुकिंग के बीच न्यूनतम समय अंतराल बढ़ाया जा सकता है। इसका उद्देश्य जरूरत से ज़्यादा बुकिंग, जमाखोरी और फिर गलत इस्तेमाल को रोकना बताया जा रहा है। साथ ही सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या और फिर अतिरिक्त सिलेंडरों पर बाजार दर लागू रहने की व्यवस्था की जारी रहेगी। बहुत जल्द रियलिटी शो में आएंगे नजर। यह दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में हमेशा अपने अलग अंदाज और बेबाक बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले तेज प्रताप यादव इन दिनों एक नए अवतार को लेकर के सुर्खियों में हैं। कभी मंत्री, कभी धार्मिक रूप में बांसुरी बजाते हुए, कभी सोशल मीडिया ब्लॉगर और अब एंटरटेनमेंट की दुनिया में एंट्री। तेज प्रताप यादव लगातार नए नए रूप में दिखाई दे रहे हैं।
हाल के वर्षों में उन्होंने अपने ब्लॉग, धार्मिक यात्राओं और फिर सोशल मीडिया कंटेंट के जरिए एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की है, जिससे युवा दर्शकों के बीच भी उनकी चर्चा बढ़ी है। अब तेज प्रताप यादव बहुत जल्द भोजपुरी रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में नजर आने वाले हैं। इस शो में भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े सितारे पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ और अमरपाली दुबे जैसे भी शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पारंपरिक रियलिटी शो नहीं होगा, बल्कि दर्शकों को सितारों की असली जिंदगी, उनके संघर्ष, परिवार और निजी जीवन की झलक दिखाएगा। तेज प्रताप यादव की एंट्री ने शो को और ज़्यादा चर्चित बना दिया है। वहीं पर राजनीति से इतर तेज प्रताप यादव का सोशल मीडिया और फिर ब्लॉगिंग की दुनिया में भी बड़ा एक्टिव रोल रहा है। वह अपने यात्रा, वीडियो, धार्मिक कार्यक्रमों और फिर निजी जीवन से जुड़े कंटेंट लगातार शेयर करते रहते हैं। बिहार में बड़ा साइबर फ्रॉड, मॉल और कोचिंग फ्रेंचाइजी के नाम पर करोड़ों का खेल, 3 गिरफ्तार। दरअसल बात यह है कि बिहार में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर मॉल और मशहूर कोचिंग संस्थानों की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी की जा रही थी। भागलपुर साइबर थाना पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए नवादा जिले के 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह लोगों को बड़े ब्रांड और फिर नामी संस्थानों की फ्रेंचाइजी दिलाने का झांसा देकर के उनसे मोटी रकम वसूलता था। जांच में सामने आया है कि भागलपुर की एक महिला व्यवसायी को रिटेल ब्रांड जूडियो की फ्रेंचाइजी दिलाने का भरोसा देकर के करीब 48 लाख रुपए की ठगी की गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की है और शेखपुरा और फिर आसपास के इलाकों में छापेमारी करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवकों के पास से कई मोबाइल फोन और डिजिटल सबूत भी बरामद हुए हैं। बिहार में बनेगा फिल्मों के पोस्ट प्रोडक्शन कार्यों का हब, सरकारी सहयोग उपलब्ध कराने की उठी मांग। दरअसल बात है कि बिहार में फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के एक नई बहस और उम्मीद दोनों तेज हो गई है। जब बिहार के फिल्म तकनीशियनों, कलाकारों और फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों ने सरकार से मांग की है कि बिहार को फिल्मों के पोस्ट प्रोडक्शन कार्यों का बड़ा केंद्र बनाने के लिए विशेष सहयोग दिया जाए। उनका कहना है कि अगर सरकार आधुनिक स्टूडियो, एडिटिंग लैब, साउंड डिजाइन और विजुअल इफेक्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए तो फिर बिहार देश के बड़े फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन हब के रूप में उभर सकता है। फिल्म जगत से जुड़े लोगों का मानना है कि बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन तकनीकी सुविधाओं के अभाव में कलाकारों और फिर तकनीशियनों को मुंबई, हैदराबाद या फिर दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। हाल ही में राज्य सरकार की नई फिल्म प्रोडक्शन नीति के बाद बिहार में शूटिंग गतिविधियां तेजी से बढ़ी है और दर्जनों फिल्म प्रोडक्शन को अनुमति मिल चुकी है। ऐसे में अब मांग उठी है कि शूटिंग के साथ साथ एडिटिंग, डबिंग, एनिमेशन और फिर अन्य पोस्ट प्रोडक्शन कार्य भी बिहार में किए जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार इस क्षेत्र में निवेश करती है तो फिर हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकता है और बिहार की कला संस्कृति को भी राष्ट्रीय स्तर की पर नई पहचान मिलेगी। इसके अलावा होटल, ट्रांसपोर्ट, पर्यटन और फिर अन्य स्थानीय उद्योगों को भी सीधा फायदा मिलेगा। फिल्म तकनीशियनों का मानना है कि सही नीति और फिर सरकारी सहयोग मिलने पर आने वाले समय में बिहार सिर्फ शूटिंग डेस्टिनेशन ही नहीं बल्कि फिल्म निर्माण और फिर पोस्ट प्रोडक्शन का बड़ा केंद्र भी बन सकता है। बीएसईबी इंटर नामांकन का बड़ा मौका, 1 जून तक आवेदन का अंतिम अवसर, OFSS पोर्टल फिर खुला। दरअसल बात है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने इंटरमीडिएट नामांकन से वंचित छात्रों को एक और बड़ा मौका दिया है। बोर्ड ने OFSS पोर्टल को दोबारा यानी कि ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट पोर्टल को दोबारा खोल दिया है, जिससे छात्र अब 1 जून तक आवेदन कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने पहले आवेदन नहीं किया था या किसी कारण से नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे, वो इस अवसर पर का लाभ उठा सकते हैं। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि छात्र OFSS पोर्टल पर जाकर के अपनी पसंद के स्कूल और फिर कॉलेज का चयन करके आवेदन जमा कर सकते हैं। ये मौका खास करके उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो पहली, दूसरी या फिर तीसरी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने या फिर अन्य तकनीकी कारणों से एडमिशन नहीं ले सके थे। शिक्षा विभाग और फिर बीएसईबी ने छात्रों से अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि 1 जून के बाद आवेदन की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी, इसीलिए सभी इच्छुक छात्र समय रहते आवेदन पूरा कर लें। इंटर में दाखिले का ये अंतिम बड़ा अवसर माना जा रहा है, जिससे हजारों छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है। जीरो टॉलरेंस या फिर जीरो एक्शन, 35 करोड़ के कथित घोटाले पर कैग की रिपोर्ट के बाद भी खामोशी, सांसद ने पीएम से की दखल की मांग। दरअसल बात है कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि BAU से जुड़े
35 करोड़ रुपए के कथित घोटाले को लेकर के बड़ा विवाद सामने आया है। कैग यानी कि सीएजी की रिपोर्ट में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की ओर इशारा किया है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले को लेकर के अब राजनीति भी तेज हो गई है और पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मामले में एक सांसद ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि जब सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है तो फिर इतने बड़े मामले में चुप्पी क्यों है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूनिवर्सिटी में फंड के इस्तेमाल और फिर खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है। वैशाली एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें हाई स्पीड लिस्ट से बाहर, समस्तीपुर में स्पेशल अनाउंस से चूके रेलकर्मी। दरअसल बात है कि रेलवे बोर्ड द्वारा हाल ही में जारी हाई स्पीड ट्रेनों की लिस्ट को लेकर के समस्तीपुर रेल मंडल में चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार की चर्चित ट्रेनों में शामिल वैशाली एक्सप्रेस समेत कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है। इसके कारण उन ट्रेनों से जुड़े रेलकर्मियों को मिलने वाले विशेष भत्ते पर भी असर पड़ा है, जिससे ये कर्मचारियों में नाराजगी देखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक रेलवे में हाई स्पीड श्रेणी की ट्रेनों में काम करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता देने का प्रावधान होता है, लेकिन नई लिस्ट में कुछ प्रमुख ट्रेनों के शामिल नहीं होने से समस्तीपुर मंडल के कई रेलकर्मी इस सुविधा से वंचित रह गए हैं। कर्मचारियों और फिर रेलवे यूनियनों का कहना है कि जिन ट्रेनों की गति और फिर महत्व अधिक है उन्हें लिस्ट से बाहर रखना उचित नहीं है। राबड़ी देवी के आवास पहुंची पटना पुलिस। पूर्व सीएम ने कहा था फोर्स बुला लो, बंगला खाली नहीं करेंगे। दरअसल बात है कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड आवास पर शनिवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची, जिसके बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई। इससे पहले राबड़ी देवी ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा था कि वे सरकारी बंगला खाली नहीं करेंगी और सरकार चाहे तो फिर फोर्स बुला करके खाली करा लें। उनके इस बयान के कुछ ही घंटे बाद पुलिस टीम आवास पर पहुंची। जानकारी के अनुसार सचिवालय, एसडीपीओ अनु कुमारी और फिर अन्य प्रशासनिक अधिकारी आवास के अंदर गए और राबड़ी देवी से बातचीत की। अधिकारियों ने उन्हें सरकार द्वारा आवंटित नए आवास में शिफ्ट होने तथा सरकारी नियमों का पालन करने की सलाह दी है। राज्य सरकार पहले ही 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर चुकी है और राबड़ी देवी को 39 होर्डिंग रोड पर नया सरकारी आवास दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। आरजेडी से राजनीतिक दबाव की कार्रवाई बता रही है, जबकि सरकार का कहना है कि ये केवल प्रशासनिक प्रक्रिया और फिर आवास आवंटन नियमों का पालन है। फिलहाल राबड़ी देवी अपने रुख पर कायम हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे स्वेच्छा से बंगला खाली नहीं करेगी। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग पहुंचे बोध गया। महाबोधि मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, सुरक्षा के लिए किए गए कड़े इंतजाम। दरअसल बात है कि म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग शनिवार को बिहार के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल महाबोधि मंदिर पहुंचे। भारत दौरे की शुरुआत उन्होंने बोध गया से की है, जहां पर उन्होंने महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की है और बौद्ध परंपराओं से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। यह उनका राष्ट्रपति बनने के बाद पहला भारत दौरा माना जा रहा है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के बोध गया में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर और फिर आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल, सुरक्षा एजेंसियों और फिर प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है। जहाँ बताया गया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, कई मंत्री और फिर कारोबारी भी आए हैं। भारत और म्यांमार के बीच बौद्ध धर्म और फिर सांस्कृतिक संबंधों को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और फिर लोगों के आपसी संबंधों को और मजबूत करेगी। हमारे घर आज भगवान आए हैं। सिंगापुर में पिता लालू प्रसाद यादव से मिली रोहिणी आचार्य। दरअसल बात है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए सिंगापुर पहुंचे हैं, जहां पर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उनका भावुक स्वागत किया है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर वीडियो और फिर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि हमारे घर आज भगवान आए हैं। इस पोस्ट के बाद पिता पुत्री की मुलाकात का वीडियो तेजी से वायरल होने लगा है और लोगों ने भी इस भावनात्मक पल पर प्रतिक्रिया दी है। जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट के बाद नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए सिंगापुर गए हैं। रोहिणी आचार्य ने ही कुछ वर्ष पहले अपने पिता को किडनी डोनेट की थी। यह हाल के दिनों में परिवार के भीतर नाराजगी और फिर राजनीतिक मतभेदों की खबरें सामने आती रही थी।
ऐसे में ये मुलाकात काफ़ी चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट पर भी रोहिणी आचार्य अपने पिता के साथ लालू यादव का स्वागत करने पहुंची थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट पर भी रोहिणी आचार्य अपने पति के साथ लालू यादव का स्वागत करने पहुंची और बाद में उन्हें अपने घर लेकर के गई। इस मुलाकात को सिर्फ पारिवारिक नहीं बल्कि राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। पिछले कुछ समय से रोहिणी आचार्य और फिर परिवार के कुछ सदस्यों के बीच मतभेद की चर्चाएं चल रही थी। ऐसे में लालू प्रसाद यादव और रोहिणी आचार्य की ये मुलाकात रिश्तों में आई दूरियों को कम करने की दिशा में बड़ा संकेत मानी जा रही है। बिहार में आरजेडी के अंदर बड़े फेरबदल की तैयारी, बदला जाएगा प्रदेश अध्यक्ष। रेस में तेजस्वी यादव के पसंदीदा ये 3 नाम सबसे आगे। दरअसल बात यही कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के संगठन में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। खबर है कि पार्टी जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष पद पर नया चेहरा ला सकती है। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और फिर चुनावी रणनीति को देखते हुए संगठन को मजबूत बनाने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर के पार्टी के अंदर बैठकों और फिर विचार विमर्श का दौर भी तेज बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में 3 नेताओं के नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं और इन्हें तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं में भी गिना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व ऐसे चेहरे की तलाश में है जो संगठन और फिर कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बना करके चुनावी तैयारियों को और मजबूत कर सके। हालांकि अभी तक आरजेडी की ओर से किसी नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव से पहले संगठन में बदलाव का फैसला पार्टी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वैभव सूर्यवंशी के रोके नहीं रुक रहे थे आंसू, आरआर के नए मालिक से देखा नहीं गया, मैदान पर आकर के लगाया गले। दरअसल बात है कि आईपीएल 2026 के क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स यानी कि आरआर की हार के बाद युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी काफ़ी भावुक नजर आए। मैच खत्म होते ही उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और वे खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। पूरे सीजन शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद भी टीम के फाइनल में नहीं पहुंच पाने का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। सोशल मीडिया पर भी उनका ये इमोशनल वीडियो तेजी से वायरल हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैभव सूर्यवंशी को इस हालात में देख करके राजस्थान रॉयल्स के नए मालिक और टीम मैनेजमेंट के सदस्य भी भावुक हो गए। मैदान पर पहुंच करके उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को गले लगाया और फिर उनका हौसला बढ़ाया। टीम के खिलाड़ियों और फिर सपोर्ट स्टाफ ने भी उन्हें संतावना दी है। ये दृश्य देख करके स्टेडियम में मौजूद फैंस भी भावुक हो गए और युवा खिलाड़ी के जज्बे की तारीफ करने लगे। महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने इस सीज़न अपनी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा है। या कई क्रिकेट दिग्गजों ने उनके प्रदर्शन की सराहना की है और उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य बताया है। हालांकि आरआर का सफ़र यहीं ख़त्म हो गया है, लेकिन वैभव की शानदार पारियां और उनका जुनून फैंस के दिलों में खास जगह बना पाया है। हार के बाद बहाए गए उनके आंसुओं को कई लोग खेल के प्रति उनकी सच्ची लगन और फिर समर्पण का प्रतीक मान रहे हैं। बिहार में लगेगी 19 नई फैक्ट्रियां, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार, कंपनियों की लिस्ट जारी। दरअसल बात यह है कि बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 19 नई फैक्ट्रियों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इन उद्योगों के शुरू होने से राज्य में यानी कि बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश आने की उम्मीद है। साथ ही हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार का कहना है कि ये कदम बिहार को उद्योग और फिर निवेश के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। यह जानकारी के अनुसार जिन कंपनियों को मंजूरी मिली है उनमें खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल, निर्माण सामग्री, कृषि आधारित उद्योग और फिर अन्य विनिर्माण इकाइयों से जुड़ी कंपनियां शामिल है। इन फैक्ट्रियों के अलग अलग जिलों में स्थापित होने की संभावना है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा और फिर क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। सरकार लगातार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक नीतियों और फिर सुविधाओं पर काम कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि नई फैक्ट्रियों के शुरू होने से बिहार में औद्योगिक माहौल बेहतर होगा और युवाओं का पलायन भी कम हो सकता है। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ साथ छोटे कारोबार, परिवहन और फिर अन्य सेवाओं को भी फायदा पहुँचेगा। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले समय में और अधिक कंपनियां बिहार में निवेश करने के लिए आएंगी। आईपीएल में धमाल मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी को मिला इनाम, झारखंड सरकार देगी बड़ी जिम्मेदारी। यह दरअसल बात है कि आईपीएल 2026 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरे देश का
ध्यान खींचने वाले युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को अब बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें सम्मानित करने के साथ साथ विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि कम उम्र में वैभव ने जिस आत्मविश्वास और फिर प्रतिभा का प्रदर्शन किया है वह लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग वैभव सूर्यवंशी के जरिए युवाओं के बीच फिटनेस, स्वास्थ्य जागरूकता, अनुशासन और फिर सकारात्मक जीवन शैली का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। मंत्री ने कहा है कि भले ही उनकी टीम खिताब नहीं जीत सकी हो, लेकिन वैभव ने अपने खेल से सैकड़ों लोगों का दिल जीत लिया है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और फिर लगातार शानदार प्रदर्शन ने उन्हें देश के सबसे चर्चित युवा क्रिकेट खिलाड़ियों में शामिल कर दिया है। महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं और क्रिकेट विशेषज्ञ उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य मान रहे हैं। दोस्तों, किशनगंज कोर्ट ने अमेरिका के एक नागरिक को 2.5 साल की सजा सुनाई है। जी हां, अमेरिका के रहने वाले एक व्यक्ति को किशनगंज कोर्ट ने 2.5 साल की सजा सुनाई है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने वाले एक अमेरिकी नागरिक को आखिरकार कानून ने सजा सुना दी है। किशनगंज की अदालत ने इस मामले में बड़ा फैसला देते हुए अमेरिकी नागरिक सफीउल आलम को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 2 साल 6 महीने यानी कि 2.5 साल की साधारण कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे 1 महीने की जेल भी काटनी होगी। ये मामला करीब 2 साल पुराना है, लेकिन अब अदालत के फैसले के बाद एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। जानकारी के अनुसार 30 मार्च 2024 को भारत नेपाल सीमा पर तैनात SSB को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल के रास्ते एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ है और दिगल बैंक इलाके में मौजूद है। यह सूचना मिलते ही SSB ने कार्रवाई शुरू की और संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। जांच में पता चला है कि पकड़ा गया व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि अमेरिका के न्यू जर्सी में रहने वाला 43 वर्षीय सफीउल आलम था। उसके साथ पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला एक व्यक्ति भी गिरफ्तार किया गया, जिस पर अवैध तरीके से सीमा पार कराने में मदद करने का आरोप लगा है। वहीं पर SSB द्वारा की गई तलाशी में सफीउल आलम के पास से कई तरह के दस्तावेज और फिर कार्ड बरामद हुए हैं। इनमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैसीनो कार्ड, न्यू जर्सी का ड्राइविंग लाइसेंस, अमेरिकी डॉलर, नेपाली मुद्रा और नेपाल से जुड़े अन्य कागजात शामिल थे। जांच में यह भी सामने आया है कि ये पिछले 17 वर्षों से अमेरिका में रह रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही है कि उसका टूरिस्ट वीजा मई 2023 में ही समाप्त हो चुका था और उसका पासपोर्ट भी नवंबर 2023 में एक्सपायर्ड हो गया था। इसके बावजूद भी वह नेपाल में रह रहा था और वहां से भारत होते हुए बांग्लादेश जाने की योजना बना रहा था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि एक भारतीय दलाल के जरिए उसे नेपाल के काकड़भिट्टा से भारत लाकर के बांग्लादेश से भेजने की तैयारी थी। इसके लिए 1 लाख रुपए की डील भी हुई थी। जांच एजेंसियों के अनुसार सफीउल आलम करीब 1 साल से नेपाल के काठमांडू में रह रहा था और वहां पर कैसीनो में जुआ खेलने का भी शौकीन था। मोबाइल फोन की जांच के दौरान भी कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है। अधिकारियों को मोबाइल में सोने के बिस्किट, पुराने सिक्के, कीमती आभूषणों और फिर विभिन्न देशों के लोगों के पासपोर्ट की तस्वीरें मिली थी। हालांकि अदालत में मुख्य मामला अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने का था। जब वहीं पर जांच के दौरान ये साफ हो गया है कि सफीउल आलम के पास भारत में प्रवेश करने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं था। सीमांचल में घुसपैठ पर फिर से सियासत गर्मा गई है। ठाकुरगंज विधायक गोपाल अग्रवाल ने एक बार फिर से सीमांचल में घुसपैठ पर बड़ा बयान दिया है। जी हां, सीमांचल में एक बार फिर से घुसपैठ का मुद्दा राजनीतिक और फिर सामाजिक चर्चा का केंद्र बन गया है। ठाकुरगंज विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने सीमावर्ती इलाकों में अवैध घुसपैठ को लेकर की चिंता जताते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सीमांचल जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है ताकि किसी भी तरह के अवैध गतिविधियों पर समय रहते रोक लगाई जा सके। विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने कहा कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा केवल सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने आसपास आने वाले संदिग्ध लोगों पर नजर रखें और किसी भी व्यक्ति को बिना पहचान और फिर सत्यापन के अपने इलाके में रहने की अनुमति न दें। उन्होंने कहा है कि यदि किसी गाँव, कस्बे या फिर मोहल्ले में कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है या फिर किसी की अवैध रूप से रहने की जानकारी मिलती है तो फिर इसकी सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन और फिर पुलिस को देनी चाहिए। इससे सुरक्षा एजेंसियों को समय पर कार्रवाई
करने में मदद मिलेगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने में आसानी होगी। वहीं पर अपने बयान में विधायक गोपाल अग्रवाल ने पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा उठाए जा रहे घुसपैठ के मुद्दे का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में इस विषय पर लगातार चर्चा हो रही है और प्रशासन भी इस दिशा में कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में बिहार के सीमावर्ती जिलों खासकर के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे सीमांचल के कई इलाकों में भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। गोपाल अग्रवाल ने कहा है कि सीमांचल भौगोलिक रूप से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। नेपाल, बंगाल और फिर बांग्लादेश की सीमाओं के नज़दीक होने के कारण यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। दोस्तों, बिहार में बस, ऑटो पर सफर करना अब महंगा होने वाला है। 1 जून से बस में और ऑटो में सफर करना आपके लिए महंगा हो जाएगा क्योंकि पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ गया है। इसकी वजह से अब ऑटो बस की सफर अब महंगी होने वाली है। जी हाँ, 1 जून से आम लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। 1 जून से यात्रा और फिर सामान ढोना महंगा होने वाला है। कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ने के साथ ही स्पेयर पार्ट्स और फिर मेंटेनेंस के कारण खर्चा बढ़ रहा है, जिसके कारण किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हालांकि अब इसके कारण आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि बिहार में बस, ऑटो समेत तमाम कमर्शियल गाड़ियों के किराए में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। जब बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय प्रसाद सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि मोटर मालिक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। उनकी डिमांड काफी समय से पेंडिंग थी। उन्होंने बताया है कि पिछले बार साल 2021 में किराए की कीमत बढ़ाई गई थी। उन्होंने कहा कि 2021 से अब तक कई बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा चुकी है। इसके साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। फेडरेशन का कहना है कि सरकार को काफी दिनों से इस बारे में जानकारी दी जा रही थी, लेकिन उसे सुना नहीं जा रहा था। हालांकि अब ट्रांसपोर्टरों की इस मांग पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने अब किराया बढ़ाने की सहमति दे दी है। वहीं पर कहा जा रहा है कि 10 से 15% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन अभी ये तय नहीं किया जा सका है। रविवार को इस बात पर मोहर लगेगी कि आखिर बस, ऑटो और फिर माल ढोने वाले गाड़ियों की यात्रा के लिए कितना किराया बढ़ाया जा सकता है। रविवार को मोटर मालिकों और फिर फेडरेशन से जुड़े तमाम लोगों की बैठक होने वाली है। ये बैठक पटना में आयोजित की जा रही है। इसी बैठक में अंतिम निर्णय पर फैसला लिया जा सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये परियोजना सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास को गति देने वाला बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जा रहा है। किशनगंज से भी ये गुजरने वाली है। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद बिहार से नॉर्थ ईस्ट राज्यों और फिर नेपाल, बांग्लादेश सीमा तक पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। फिलहाल गोपालगंज से सिलीगुड़ी तक सड़क मार्ग से यात्रा करने में लगभग 9 से 10 घंटे लगते हैं, लेकिन नए एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ये दूरी सिर्फ 5 घंटे में तय की जा सकेगी। इससे यात्रियों के समय की बड़ी बचत होगी और यात्रा अधिक आरामदायक बन जाएगी। जब वर्तमान में गोपालगंज से सिलीगुड़ी की दूरी करीब 512 किलोमीटर है, लेकिन इस नए हाई स्पीड एक्सप्रेसवे के जरिए ये दूरी घटकर के लगभग 435 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे आवागमन और अधिक सुगम हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे होगा, जहां पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे। यह सड़क पर एंट्री और फिर एग्जिट के लिए नियंत्रित पॉइंट बनाए जाएंगे, जिससे यातायात सुगम और फिर सुरक्षित रहेगा। इस परियोजना का सबसे ज्यादा असर बिहार के कई जिलों पर देखने को मिलेगा, जिनमें गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज और आसपास के इलाके शामिल हैं। इन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होने से विकास की गति तेज होगी। वहीं पर एक्सप्रेसवे के किनारे आने वाले क्षेत्रों में होटल, ढाबे, पेट्रोल पंप और छोटे व्यापारियों का विस्तार होगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बेहतर सड़क नेटवर्क से किसानों को अपनी उपज बड़े बाजारों तक पहुंचाने में आसान होगी। कम समय में माल ढुलाई होने से ट्रांसपोर्ट लागत घटेगी और उनकी आमदनी बढ़ने की संभावना है। ये सभी चीजें इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से फायदा होगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज की मंडी में मक्के के दाम लगातार गिरते जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी हो रही है। किसानों की चिंता बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ चावल की कीमतों में उछाल ने आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। यानी कि हालात ऐसे हो गए हैं किशनगंज में कि किसान भी परेशान है और ग्राहक भी परेशान है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि किशनगंज की मंडी से इस वक्त किसानों और फिर आम लोगों दोनों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ मक्के के दाम
लगातार गिरते जा रहे हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। तो दूसरी तरफ चावल की कीमतों में उछाल ने आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। यानी कि हालात ऐसे हो गए हैं कि किसान भी परेशान है और ग्राहक भी राहत नहीं है। किशनगंज कृषि उपज मंडी में इन दिनों मक्के की बम्पर आवक हो रही है, लेकिन ज्यादा आवक और बाहरी बाजारों की में मांग कम होने की वजह से मक्के के दाम धराम हो गए हैं। मंडी में मक्के का अधिकतम भाव करीब 2000 रुपए प्रति क्विंटल और फिर न्यूनतम भाव 1910 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। किसानों का कहना है कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, डीजल महंगा, खाद महंगा, बीज महंगा, मजदूरी महंगी, लेकिन जब फसल बेचने की बारी आती है तो फिर सही कीमत नहीं मिलती है। ऐसे में किसानों को अपनी लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। कई किसान मायूस नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि इस बार मक्के का भाव बेहतर मिलेगा। वहीं पर दूसरी तरफ चावल के बाजार में बिल्कुल भी उल्टा माहौल देखने को मिल रहा है। मंसूरी चावल, अरवा चावल और बासमती समेत लगभग सभी तरीके के चावल के दामों में तेजी दर्ज की गई है। मंसूरी चावल 3300 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है, जबकि बासमती चावल 12,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। अब इसका सीधा असर आम लोगों की रसोई पर पड़ रहा है, क्योंकि चावल सीमांचल और फिर बिहार के अधिकांश घरों का मुख्य भोजन है। जब चावल महंगा होगा तो गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का मासिक बजट भी बिगड़ जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसान को उसकी फसल का सही दाम क्यों नहीं मिलता, जबकि बाजार में वही सामान महंगा बिकता है। एक तरफ किसान कम दाम मिलने से परेशान है, तो दूसरी तरफ ग्राहक महंगाई से त्रस्त है। तो फिर फायदा किसे हो रहा है, ये सवाल है। लोगों का कहना है कि बीच के बिचौलिया और फिर बड़े व्यापारी ही सबसे ज्यादा कमाई कर रहे हैं। मंडी में गेहूं, दाल और फिर सरसों के भाव भी अलग अलग स्तर पर बने हुए हैं। दोस्तों, किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से मुलाकात की है। इस दौरान किशनगंज और पूर्णिया में एम्स और मेडिकल कॉलेज स्थापना की भी मांग की है। जहां किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से उनके कार्यकाल में मुलाकात करके किशनगंज संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पूर्णिया और किशनगंज जिलों की लचर स्वास्थ्य सेवाओं सहित कई ज्वलंत विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। मुलाकात के दौरान सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने स्वास्थ्य मंत्री को सीमांचल क्षेत्र की भौगोलिक और फिर आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए यहां स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने का आग्रह किया है। एम्स की स्थापना और फिर अस्पतालों में डॉक्टर की कमी पर भी गंभीर चर्चा हुई है। मुलाकात के दौरान सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने मुख्य रूप से सीमांचल के पिछड़ेपन और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। चर्चा के मुख्य बिंदु पर अगर बात किया जाए तो एम्स और मेडिकल कॉलेज की मांग, किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था को विश्वस्तरीय बनाने के लिए एक सर्व सुविधा युक्त मेडिकल कॉलेज और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की स्थापना की प्रक्रिया को गति देने की मांग की गई। वहीं पर मानव बल की भारी कमी, क्षेत्र के विभिन्न प्राथमिक, सामुदायिक और फिर अनुमंडलीय सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से खाली पड़े कार्यक्रम पदाधिकारियों, विशेषज्ञ चिकित्सकों, एएनएम तथा अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने का आग्रह किया गया है, ताकि मरीजों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। किशनगंज सदर अस्पताल में बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसके बाद किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने इस मामले पर बड़ा कदम उठाया है। मंत्री से मिलकर के सख्त कार्रवाई की मांग की है। जी हाँ, किशनगंज सदर अस्पताल, जो कि गरीबों का अस्पताल कहा जाता है, किशनगंज के गरीबों का अस्पताल सदर अस्पताल है, लेकिन अगर गरीबों के अस्पताल में भ्रष्टाचार का खेल हो तो फिर समझिए कि गरीब हर जगह लूटा जा रहा है। किशनगंज सदर अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार मामला इलाज या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं का नहीं, बल्कि अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ी और फिर भ्रष्टाचार के आरोपों का है। आरोप इतने गंभीर है कि अब ये मामला सीधे बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंच गया है। किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को पत्र लिखकर के पूरे मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद का कहना है कि सदर अस्पताल में सुरक्षा सेवा देने वाली एजेंसियों पर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि सुरक्षा गार्डों के वेतन भुगतान में गड़बड़ी की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ से जुड़ी प्रक्रियाओं में भी अनियमितताएं बढ़ती गई है और अस्पताल में जितने सुरक्षाकर्मी तैनात दिखाए गए, वास्तविक संख्या उससे अलग हो सकती है। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं तो फिर मामला केवल कर्मचारियों के हक से जुड़ा नहीं रह जाता, बल्कि सरकारी धन के दुरुपयोग और फिर भ्रष्टाचार का भी बन जाता है। यह सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने अपने पत्र में कहा कि अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर किसी एजेंसी ने नियमों का उल्लंघन किया तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने केवल एजेंसियों पर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि अस्पताल प्रबंधन और निगरानी से जुड़े अधिकारियों की भूमिका पर भी प्रश्न खड़े किए हैं। उनका कहना है कि यदि लंबे समय से ऐसी अनियमितताएं चल रही थी तो फिर जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? क्या निगरानी व्यवस्था पूरी तरह से विफल रही या फिर कहीं न कहीं लापरवाही हुई है? इन सवालों के जवाब भी जांच के दौरान सामने आने चाहिए। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और फिर अस्पताल प्रशासन में हलचल तेज हो गई है। जब लोगों के बीच भी चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था में क्या क्या गड़बड़ियां हुई है और इसका असर अस्पताल के कर्मचारियों और मरीजों पर कितना पड़ा है। वहीं पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच का भरोसा दिलाया है।